तो एवरीबॉडी, तो हम आज हमने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था कि जो एडोलेसेंस है उसके बारे में हमने समझा था, जो पुबर्टी है उसके बारे में हमने समझा था, किस किस तरह के चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, उसको हमने समझा था। और हमने देखा था कि ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी में हो रही हैं, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन। ये हमने लास्ट में पढ़ा था, ओके, कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे आप एक बार फिर से पढ़ सकते हो। द चेंज विच अकर्स एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन। ओके, तो आज हम बेसिकली हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्मोन कौन कौन से हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं और वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है टेस्टिस से, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है ओवरी से। ओके, और ये दोनों हार्मोन जो हैं ये शो करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी, है ना। जैसे जैसे बॉयज़ में दाढ़ी आना, दाढ़ी का आना, मूछें आना, है ना, इसको देख के कोई भी पर्सन कह सकता है कि हाँ ये एक लड़का है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है इजीली। फीमेल में उनका ब्रेस्ट का थोड़ा ज़्यादा डेवलप कर जाना, है ना, क्योंकि उसके अंदर मिल्क जो मिल्क ग्लैंड होता है वो उसके अंदर डेवलप करता है। ओके, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ ये किस जेंडर का है ना। तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ये बेसिकली बताता है कि ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। ओके, तो ये हमने अभी जो हमने अभी ये किया, रिकॉल किया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये दोनों हार्मोन को कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज़ करता है, वह हार्मोन स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को और ओवरी को। टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन बनाए और ओवरी को स्टिमुलेट करता है कि वो एस्ट्रोजन बनाए। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन के बारे में, हार्मोन के फंक्शंस वगैरह, है ना, और कौन से हार्मोन क्या करते हैं, कैसे 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 उनका फंक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ओके, रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ओके, तो जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है इसमें हार्मोन का क्या रोल है, ये कैसे एक्ट करता है ना, हमारे बॉडी में कैसे काम करता है उसके बारे में समझेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ पार्टिकुलर, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, टू रीच अ पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। जितने भी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं ना, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सारे के सारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडोक्राइन, एक होते हैं एक्सोक्राइन। ओके, अगर कोई ग्लैंड हार्मोन बना रहा है और वो हार्मोन जो है वो अपना ब्लड के अंदर उसका हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ने कोई हार्मोन बनाया और वो ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में गया। ब्लड ऑब्वियसली ब्लड जो है वो तो एक पार्टिकुलर प्लेस पे, पार्टिकुलर ऑर्गन पे तो है नहीं, वो तो पूरे बॉडी में हमारे फैल रहा है, तो वो पूरे बॉडी में जाएगा। लेकिन वह हर जगह अपना एक्शन नहीं दिखाएगा, वो एक टारगेट साइट पे ही अपना एक्शन दिखाएगा। ओके, तो जैसे कि टेस्टिस पे वो अपना एक्शन दिखाया, तो उसकी वजह से क्या बना, टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरह जो हार्मोन होता है वो रिलीज़ होता है ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि ये इंडोक्राइन ग्लैंड है और वो टारगेट साइट पे पहुंच के वहाँ पे अपना फंक्शन करता है। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन। अब टारगेट साइट जो रिस्पॉन्ड करता है हार्मोन को, जैसे मैंने अभी बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज़ हुआ, वह हार्मोन पूरे ब्लड में मिक्सड है, लेकिन टेस्टिस जो है उसके लिए ज़्यादा, टेस्टिस के पास जब वो हार्मोन पहुंचेगा तो वो एक्ट करेगा, वो रिस्पॉन्स करेगा उस हार्मोन के लिए। जैसे मान लो कि वो हार्मोन तो पूरे बॉडी में है, पूरे ब्लड में है, तो पूरे बॉडी में है। मेरे फिंगर पे भी वो हार्मोन आया है, तो ये फिंगर जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उस हार्मोन के लिए। ओके, जो रिस्पॉन्ड करेगा वही टारगेट साइट है। जैसे कि टेस्टिस रिस्पॉन्ड कर रहा है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, उस हार्मोन को रिसीव करके
पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिसीव करके टेस्टोस्टेरोन बना रहा है तो वह कहलाएगा टारगेट साइट। ओके, और रिस्पॉन्ड में वो भी क्या करेगा, एक्शन देगा अपना, मतलब वो टेस्टोस्टेरोन को बनाएगा। देयर आर मेनी इंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। अब डक्टलेस इसलिए कहा क्योंकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपने केमिकल्स को एक ट्यूब के थ्रू टारगेट साइट पे ही वो अपने जो भी केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं, वो सपोज यहाँ पे फंक्शन करना है, ये है इसका टारगेट साइट, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसी ट्यूब के थ्रू जो हार्मोन है, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस है उसके अंदर, वो इसी ट्यूब के थ्रू इस टारगेट साइट पे पहुँचेगा। ओके, लेकिन अगर एंडोक्राइन है तो इसमें क्या होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड में वो पूरे ब्लड में मिक्स्ड है ना, तो वो बॉडी के हर एक पार्ट पे गया है। ओके, लेकिन उस पे एक्शन कौन देगा, जो टारगेट साइट होगा। ओके, वही उस पे एक्शन देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन। जो टेस्टिस है और ओवरी है वो क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अभी हमने आपको बताया कि जो टेस्टिस है और जो ओवरी है वो दोनों हार्मोन बनाते हैं, और वो हार्मोन शो क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, है ना। जैसे कि फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलप करना और मेल में ये बियर्ड्स वगैरह आना, है ना। ओके, फर्दर द सेक्स हार्मोन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी हमने जस्ट अभी हमने इसके बारे में बात किया। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन को, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन को, क्योंकि जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा, टेस्टिस को स्टिमुलेट नहीं करेगा, टेस्टिस को ऑर्डर नहीं देगा, तब तक टेस्टिस हार्मोन नहीं बनाएगा। जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरी को ऑर्डर नहीं करेगा तब तक ओवरी फंक्शन नहीं करेगा। ओके, द पिट्यूटरी secrete many hormones, one of which make ova in mature ovary and sperm from the testes. Okay, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है, जिसमें से कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं कि वह स्पर्म को बनाए, और ओवरी को ऑर्डर करते हैं कि वह उसके अंदर जो ओवा है उसको मैच्योर करे, है ना, उसको डेवलप करे, उसको मैच्योर करे। ओके, एक्चुअली जो ओवरी होता है ना, जो ओवरी होता है फीमेल के अंदर, उसके अंदर एग पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि ओवरी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एग्स हो रहा है, नहीं, फॉर्मेशन नहीं होता है उनके अंदर, है ना। उनके अंदर ओवरी के अंदर ऑलरेडी एग्स ओवा प्रेजेंट रहता है, उसमें उसका बस डेवलपमेंट होता है, वो बस मैच्योर करता है थोड़ा। ओके, जब वो ओवा मैच्योर कर जाता है तो फिर वो ओवरी से रिलीज हो जाता है। ओके, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। ओके, स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज को और टेस्टिस को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। अभी हमने पढ़ा। ओके, ये एक डायग्राम बनाया है कि कैसे कैसे फंक्शंस हो रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन बनाएगा। ओके, वह हार्मोन टेस्टिस के पास गया, वह हार्मोन ओवरी के पास गया, वह हार्मोन स्टिमुलेट करेगा टेस्टिस को कि टेस्टोस्टेरोन बनाओ। ओके, इसकी ज़रूरत है अभी, और वही हार्मोन ओवरी को भी स्टिमुलेट करेगा कि एस्ट्रोजन बनाया जाए। ओके, अब ये जो हार्मोन रिलीज हुआ है ना, टेस्टोस्टेरोन, ओके, रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी टारगेट साइट। जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया वो क्या होता है, वो रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में और टारगेट साइट पे पहुंचता है और वहीं पे फंक्शन करता है। ओके, और जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया उससे ओवरी ने बनाया एस्ट्रोजन,
और टेस्टिस ने बनाया टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन भी क्या होगा, वो भी ब्लड में मिक्स हो जाएगा, वो भी पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका एक्शन जैसे जैसे ये दाढ़ी, मेरा यहाँ पे बियर्ड्स आना है ना, यहाँ पे दाढ़ी आना, तो यहीं पे फंक्शन कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि मेरे गले में यहाँ पे हेयर का ग्रोथ कर जाना, ऐसे जगह पे नहीं है ना। तो एक टारगेट साइड पे ही वो भी फंक्शन कर रहा है। तो इसलिए इसे भी क्या कहेंगे, ये जहाँ पे फंक्शन कर रहा है ये भी एक टारगेट साइट है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो हार्मोन बनाया था वो भी सिर्फ टेस्टिस को ही स्टिमुलेट किया, वो भी एक टारगेट साइट था। ओके, फीमेल के अंदर जो हार्मोन एस्ट्रोजन बन रहा है वो बस फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होता है उसी का डेवलपमेंट कराता है। हालांकि वो तो पूरे बॉडी में, उनके पूरे बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट साइट पे ही वो अपना फंक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा ना कि टारगेट साइट का मतलब क्या है। ओके, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन हैं, ये फिर से बॉडी में ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक टारगेट साइट पे ही अपना फंक्शन करते हैं ना, एक टारगेट साइट पे ही। स्टिमुलेट चेंजेस इन बॉडी एट वनसेट ऑफ पुबर्टी, ठीक है। और फिर क्या, जब वो टारगेट साइट पे अपना एक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखाई देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी स्टोरी आप पढ़ लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ओके, अभी रिप्रोडक्टिव फेज, अभी हमने पढ़ा एडोलेसेंस ये भी एक फेज़ ही है, ये भी हमारे लाइफ का एक फेज़ है, जिस फेज़ में हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ये रिप्रोडक्टिव फेज़ कौन सा फेज़ कहलाता है, जब कोई गर्ल, जब कोई बॉय है ना रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, तब से लेकर और जब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकता है तब तक की जो उसकी लाइफ स्पेन है, तब तक की जो उसकी ड्यूरेशन है, वो कहलाएगा इसका रिप्रोडक्टिव फेज़। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है ये, जैसे कि कोई लड़की 10 साल के बाद उसके अंदर उसका ओवरी जो है मैच्योर हो चुका है, वो एग को डेवलप करके रिलीज़ कर रहा है, वो एग को मैच्योर करके रिलीज़ कर रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन करने के लायक है ना। तब से लेकर 10 साल से लेके वो जितने साल तक रिप्रोडक्शन कर पाएगी, 30 साल तक, 35 साल तक, 40 साल तक, अगर वो 40 साल तक कर पा रही है रिप्रोडक्शन, तो उसका जो ये 10 to 40 ईयर्स का जो ड्यूरेशन है, इसी ड्यूरेशन को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज़, इसी को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज़। आगे देखते हैं क्या लिखा। एडोलेसेंट्स, अब एडोलेसेंस तो समझ में आ गया। एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस मतलब एक पीरियड है, उस पीरियड में जो पर्सन है अभी प्रेजेंट है, जिसका 12 to 13, जो 12 ईयर्स का है, 13 ईयर्स का है ना, जो टीन एज में है, उसे कहेंगे एडोलेसेंट। ओके, और जो एडोलेसेंस क्या है, वो होगा एक पीरियड। ओके, और जो इस पीरियड में है उस पर्सन को कहेंगे एडोलेसेंट, है ना। एडोलेसेंट become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। जो एडोलेसेंट मैंने बताया पर्सन होगा कोई, अगर कोई बॉय या फिर गर्ल उनके टेस्टिस और उनका ओवरी गेमेट बना रहा है या फिर बनाना शुरू कर चुका है, तो उसी एज को हम कहेंगे, उस एज से उसका स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज़। ओके, और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है ये कब से स्टार्ट होता है, ये एडोलेसेंस में ही स्टार्ट होता है। ओके, द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें भी मैं एक इस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कह रहा है मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स, है ना। जो ये मैच्योरेशन जो दिया है ना,
ये फीमेल के लिए है। ये किसके लिए? ये फीमेल के लिए। फीमेल के अंदर एग जो है वो मैच्योर करता है, और मेल के अंदर गेमेट फीमेल में भी बन रहा है और गेमेट मेल में भी बन रहा है। लेकिन मेल के अंदर गेमेट का प्रोडक्शन होता है, मेल के अंदर गेमेट का प्रोडक्शन होता है, जबकि फीमेल के अंदर गेमेट का प्रोडक्शन नहीं होता है। उनके अंदर गेमेट ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, बस वो मैच्योर करता है। ओके, जब वो गेमेट ख़त्म हो जाएगा, फीमेल के अंदर जो गेमेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर वो गेमेट ख़त्म हो जाएगा, है ना, तब वो आगे फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी। लेकिन मेल के अंदर ऐसा नहीं है। मेल के अंदर फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स होता है ना, वो स्पर्म को बनाते हैं। ओके, उनके अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, वो स्पर्म को बनाते हैं। ओके, और जैसे कि फीमेल के अंदर एक है ना, एक ओवरी जो है वो तो सेट में रहता है ना। एक ओवरी एक एग को मैच्योर करेगा, फिर उसको रिलीज़ कर देगा, ओके, विद इन अ मंथ। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है कि मेल के अंदर वो एक ही गेमेट है। फीमेल के अंदर एक गेमेट रिलीज़ हुआ है, मेल के अंदर मिलियंस ऑफ गेमेट्स, है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं। ओके, तो वही कह रहा है कि मेल के अंदर बहुत ज़्यादा स्पर्म भी रिलीज़ होते हैं, और ये लॉन्ग मतलब ज़्यादा लास्टिंग कर सकते, ज़्यादा मतलब मेल के अंदर जो है गेमेट का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा समय तक हो सकता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल का। क्योंकि फीमेल के अंदर मैंने अभी बताया, फीमेल के अंदर गेमेट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। उनके अंदर ऑलरेडी गेमेट प्रेजेंट रहता है, और वह गेमेट जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। उनका रिप्रोडक्टिव फेज़ ख़त्म, रिप्रोडक्टिव फेज़ फीमेल का ख़त्म। लेकिन मेल के अंदर ऐसा नहीं, मेल के अंदर प्रोडक्शन होता है, तो फिर वो काफ़ी समय तक, फीमेल से ज़्यादा समय तक वो कर पाएंगे। ओके, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ begins at puberty 10 to 12 years of age। 10 साल से 12 साल की जब फीमेल्स होती है तो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। मैंने बताया ना रिप्रोडक्टिव फेज क्या है। रिप्रोडक्टिव फेज एक ऐसा फेज है लाइफ का जिस फेज में फीमेल या फिर मेल रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी को अचीव करते हैं। ओके, एंड जनरली लास्ट टिल द एज अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। मतलब ये एक एवरेज है। अगर कोई फीमेल है उसके अंदर 40 ईयर्स में ही अगर उसका एग ख़त्म हो गया, उसकी ओवरी में अब कोई एग बचा ही नहीं, वो बैलेंस डाइट नहीं ले रही थी, उसके अंदर जो सेल्स मर रहे थे, बहुत ज़्यादा मर रहे थे, तो वो एक रेशियो में मरते हैं, है ना। हो सकता है कि ओवरी में जो एग है वो भी डे बाई डे धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है, मर भी रहा है ना। तो अगर वो 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में जब भी उसके ओवरी का एग ख़त्म हो जाएगा, वह औरत, वह लेडी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। ओके, द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ puberty। वन ova mature and is released by one of the ovary once in about 28 to 30 days। जो एक ओवरी होता है वह एक एग को रिलीज़ करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कि ये ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब है ना, मैं ऐसे बनाया था। ये है ओवरी और यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। चलिए ये इसका फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है इसका। ओके, तो इसमें से जो एग रिलीज़ होगा, ये जो ओवरी है इसमें से जब एग रिलीज़ होगा तो एक मंथ इसमें से एग रिलीज़ होगा, फिर अगले मंथ इस वाले ओवरी में से एग रिलीज़ होता है ना। ये अल्टरनेट चलता रहता है। ओके, तो एक ओवरी में से एक एग मैच्योर होगा, जब इसमें से मैच्योर हो चुका है एग तो ये रिलीज़ करेगा, है ना। तब तक इसका एग जो है धीरे धीरे मैच्योर हो रहा होता है ना। फिर इसमें से एग रिलीज़ होता है, फिर इसका एग मैच्योर होगा, तो ऐसे ये अल्टरनेट चलता रहता है। ओके, और ये हर 28 to 30 डेज़ में एक ओवरी में से एग रिलीज़ होता रहता है। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड the wall of uterus become thick so as to receive the egg। ये जो वॉल होता है ना, ये वॉल ये थोड़ा थिक हो जाता है ताकि जो एग आ रहा है उस एग को ये रिसीव कर पाए, ये एग को ये रिसीव कर पाए। ओके,
ओके, becomes thick, so receive. In case it is fertilized and begin to develop, अगर 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 इसी पीरियड में जब ये एग रिलीज़ हुआ है, इसी पीरियड में स्पर्म से ये फर्टिलाइज कर लेता है, तो हम ये चीज़ को पहले पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। जब दो गेमेट फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, तो जाइगोट बनता है। ओके, जब ये जाइगोट बनेगा तो फिर जाइगोट डेवलप करते जाएगा ना, जाइगोट से बनेगा हमारा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फोइटस। ओके, तो ये डेवलप करते जाएगा। अगर इनकेस अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता, यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है देखते हैं। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, अगर फर्टिलाइज हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो फिर क्या होगा, फिर वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। ओके, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर क्या, द रिलीज्ड एग, जो एग आ चुका था, एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद द ब्लड वेजल्स आर शेड ऑफ, है ना। फिर क्या होता है कि ये जो एग है फीमेल के अंदर ऑलरेडी जो एग प्रेजेंट है, ये एग और ये जो वॉल जो थिक हुआ है, ये वॉल जो है ब्रेक डाउन कर जाता है, और ब्रेक डाउन करके और ये ब्लड के थ्रू इसके बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन। तो उसके बाद क्या होगा, मैंने बताया ब्लड के थ्रू वो बॉडी से बाहर हो जाएगा, है ना। उसी प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेंस्ट्रुएशन अकर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, क्योंकि ये 28 to 30 डेज में हर एक ओवरी एग को रिलीज़ करेगा। तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन हर 28 to 30 डेज में रिपीट होता रहेगा। ओके, तो इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, क्योंकि ये अपना साइकिल कंप्लीट करता रहता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगेन एट पुबर्टी एंड इज टर्म्ड मेनार्क। ओके, जब पहली बार ये प्रोसेस फीमेल के अंदर होता है तो उसको एक अलग टर्म दिया गया है, मेनार्क। ओके, एट 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, उसको कहा जाता है मेनोपॉज, है ना। जब कोई औरत 45 to 50 एज की हो चुकी है, तो उसके अंदर जब एग ख़त्म है तो एग अब रिलीज़ हो ही नहीं पाएगा, तो उसे कहते हैं स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज मेनोपॉज। इसे क्या कहते हैं बाबू, मेनोपॉज कहते हैं। मतलब अब उसके अंदर ये प्रोसेस होगा ही नहीं। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इरेगुलर, जब स्टार्टिंग में जैसे कोई लड़की अब उसका एज ऑफ एडोलेसेंस स्टार्ट हुआ है, तो अब उसका जो ओवरी है वो एग को मैच्योर करना शुरू किया है। तो उस टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, वो इरेगुलर होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट ओवरी जो एग को मैच्योर की है उसके जस्ट बाद ये भी रिलीज़ करना शुरू कर दे, क्योंकि ये तो रिलीज़ हुआ है तो ये तो यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा 28 डेज़ के बाद ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद ये टाइम लेगा फिर से ग्रोथ करने के लिए। तब तक अगर ये वाला ओवरी अगर ये भी एग को मैच्योर कर चुका होगा तो ये भी रिलीज़ कर देगा। अगर ये अगर मैच्योर नहीं किया होगा तो यहाँ से एग रिलीज़ नहीं होगा। ओके, तो थोड़ा सा इरेगुलरिटी आती है इस एज में। ओके, स्टार्टिंग में वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, वो धीरे धीरे वो हार्मोनल बैलेंस जब हो जाएगा तो फिर वो रेगुलर हो जाता है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, थोड़ा 3-4 महीने में वो रेगुलर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन, ऑब्वियसली। ओके, ये हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं। दिस साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ एग्स, और वही साइकिल मतलब जब तक एग मैच्योर नहीं करेगा तब तक साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा, है ना। अगर एक ओवरी रिलीज़ कर दिया, दूसरा ओवरी अगर एग को मैच्योर नहीं किया है तो वो रिलीज़ नहीं करेगा। इसी वजह से इरेगुलरिटी आती है।
इट रिलीज थिकनिंग ऑफ uterine wall and its breakdown if pregnancy does not occurs। मतलब अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एग मैच्योर होकर रिलीज़ हो चुका था वो क्या होगा, वो यूटेरस को का जो वॉल था उसको ब्रेक डाउन करके और वहाँ से ब्लड के थ्रू बाहर आ जाएगा। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुएशन। इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज है तो क्या होगा, फिर वो डिवाइड करेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा फोइटस, मतलब उसके अंदर डेवलपमेंट होते ही जाएगा। ओके, बिगिंस टू डिवाइड एंड देन गेट एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब इस चीज़ को समझते हैं। जो यूटेरस में एक हाफ पार्ट इसका बनाता हूँ। ओके, समझने के लिए सपोज कि ये है, सपोज कि ये है हमारा ओवरी और ये हमारा फाइलोपियन ट्यूब। ओके, और ये हमारा है यूटेरस। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूटेरस है। ओके, थोड़ा छोटा कर दो। तो जब ये एग रिलीज़ होता है, यहाँ से जब एग रिलीज़ होगा और सपोज़ उसी टाइम पे जब एग रिलीज़ हुआ और ये है फाइलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे अच्छा जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो फाइलोपियन ट्यूब में ही होता है, इसी एरिया में होता है। ओके, जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे स्पर्म यहाँ से, सपोज़ कि स्पर्म यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, स्पर्म जो है यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। अगर ये स्पर्म चलते और इस एग के पास आता है और ये एग से फर्टिलाइज एक से मिलके है ना फ्यूज़ होता है। फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट होता है तो फिर ये एग, मतलब पहली बात फर्टिलाइजेशन हमेशा कहाँ पे होगा, फाइलोपियन ट्यूब में होगा। ओके, फिर ये एग जो है वो डेवलप करेगा, एग जो है वो डेवलप करके एग जो है वो बनेगा जाइगोट बनेगा, और फिर इसी टाइम पे ये जो हमारा यूटेरस है ना इसका वॉल थिक हो जाता है ताकि ये एग को रिसीव कर पाए, और ये एग को यहाँ से रिसीव करेगा और फिर इसी के अंदर ट्रैप हो जाता है। इसी के अंदर ये एग जो है अंदर आ जाएगा और यहीं पे इसका डेवलपमेंट होगा, यूटेरस के अंदर ही। ओके, यहीं पे इसका डेवलपमेंट होगा। तो वहीं कह रहा है कि इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज, okay, the egg is fertilized, it began to divide and then get embedded in the uterus further development as you have learned in chapter 9। okay, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बॉडी डिटरमाइंड। कैसे पता चलता है कि कौन, जैसे कौन लड़का है कौन लड़की है। एक तो ये तो समझ में आ गया कि जब कोई लड़का 10 साल या 12 साल के एज में आता है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को भी हम देख के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लड़का अभी बर्न हुआ ही नहीं है तो फिर हम कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है। हालांकि ये नहीं करना चाहिए पर फिर भी एक टॉपिक है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, बॉय और गर्ल। ओके, इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसी को हम जाइगोट कहते हैं ऑब्वियसली। ओके, इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बॉडी। फिर कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि इसका जेंडर क्या है ना, इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहली बात हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो सेल होता है, ओके, जो सेल होता है हमारा, सेल का ये न्यूक्लियस मैंने बनाया, ये है न्यूक्लियस। ओके, तो ह्यूमन बींग्स में न्यूक्लियस के अंदर जब तक सेल डिवाइड नहीं करता तब तक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नहीं है, ये क्रोमोटिन है। क्या ये क्रोमोटिन है, ऐसे रहता है क्रोमोटिन, बिल्कुल
ऐसे ही धागे को ऐसे जैसे निकाल के छोड़ देते हैं, वैसे ही रहता है। जब सेल डिवाइड करता है ना, तब ये क्रोमोटिन जो है वो एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है, क्रोमोसोम का। ओके, तब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेता है। ओके, और हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर 23 पेयर होता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था ये जो क्रोमोसोम होते हैं 23 हमने समझ लिया, ठीक है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जो गेमेट होता है, गेमेट, अब सपोज कर लो कि ये एक मेल गेमेट है ना, ये एक मेल का गेमेट है और ये एक फीमेल का गेमेट है, ये एक फीमेल का गेमेट है। तो जो गेमेट होता है, गेमेट के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते हैं, ये कंप्लीट सेल होता ही नहीं है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम होगा। ओके, इसमें भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम होगा। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, जो ओरिजिनल सेल था, ये जो ओरिजिनल सेल है, इस सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसमें से इस पूरे 23 पेयर में सिर्फ 2 ही क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर, क्योंकि इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो फिर गेमेट में तो सिर्फ 23 है ना, तो फिर 23 है, तो फिर यहाँ पे एक ही सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें भी कितना होगा? सिंगल सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होगा। ओके, मेल के अंदर 2 सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक को कहते हैं एक्स और एक को कहते हैं वाई। और फीमेल के अंदर जो दोनों सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दोनों के दोनों एक्स और एक्स ही होते हैं। तो इसके लिए कोई बात ही नहीं करनी, इसमें कोई डिफरेंट है नहीं। तो इनके अंदर है ना सिंगल टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स, ठीक है। चाहे कोई भी गेमेट हो, चाहे दोनों ओवरी से गेमेट रिलीज यहाँ पर रिलीज हो रहा हो, उस दोनों गेमेट में क्या होगा? सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा। ओके, जबकि मेल के अंदर क्या होगा? जो स्पर्म्स हैं, उस किसी स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा, और एक्स क्रोमोसोम का मतलब है कि एक्स सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होगा, और किसी स्पर्म में वाई सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होगा। ओके, तो मैं ज़रा इसको और थोड़ा वाइड कर लेता हूँ। अगर ये फीमेल का, ये मैंने बनाया फीमेल का गेमेट, ये फीमेल का गेमेट है, ये फिगर दिया हुआ है, मैं उस फिगर के अकॉर्डिंग ही समझा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, called chromosome. This instruction is present in the thread-like structure called chromosome. Okay, in the fertilized egg. Fertilized egg मतलब fertilization हो चुका है, तो फिर उस एग में क्या होगा? क्रोमोसोम होंगे, दोनों मेल और फीमेल दोनों के गेमेट्स मिलेंगे। 23 इसका क्रोमोसोम, 23 इसका क्रोमोसोम है ना, 23 और 23 दोनों मिलके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा, 23 + 23। अब ये कंप्लीट सेल बन जाएगा। अब जब कंप्लीट सेल बन जाएगा तो ये फिर से खुद से ही डेवलप करते जाएगा, मतलब 1 सेल से 2 बनेगा, 2 से 3, 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही डिवाइड होते जाएंगे। ओके, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, सारे सेल्स में होते हैं बिल्कुल। All human beings have 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्ली ऑफ देयर सेल। हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, अभी हमने समझा था। उन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। बस 2 ही ऐसे क्रोमोसोम होते हैं पूरे एक सेल के अंदर, जितने भी क्रोमोसोम है उसमें से बस 2 ही ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्स और दूसरे को वाई। अ फीमेल हैज़ 2x क्रोमोसोम, मतलब फीमेल के अंदर जो दोनों सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दोनों के दोनों एक्स ही होते हैं। वाइल अ मेल हैज़ 1x एंड 1y क्रोमोसोम। मेल के अंदर एक एक्स सेक्स क्रोमोसोम होता है और एक y क्रोमोसोम सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। द गेमेट्स
egg and sperm have only one set of chromosomes. ओके जो गेमेट होते हैं, अभी मैंने बताया कि एक गेमेट के अंदर एक ही सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होगा. जैसे फीमेल के अंदर एग है, फीमेल के अंदर एग है, तो क्या होगा अगर एग है तो इसके अंदर सिर्फ एक्स ही होगा. ये नहीं कि फीमेल के अंदर दोनों के दोनों सेक्स ऑफ क्रोमोसोम एक्स और एक्स होते हैं तो इसके अंदर दोनों एक्स आ जाए, ऐसा नहीं होगा. एक अगर गेमेट है तो इसके अंदर एक ही सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होगा. मेल के अंदर जो स्पर्म है, एक स्पर्म के पास एक ही सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होगा, एक स्पर्म के पास एक ही सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होगा. ओके, समझ में आ गया. द फर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ वन एक्स क्रोमोसोम. ऑब्वियसली जब भी दो गेमेट फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो एक फीमेल का होगा ही होगा उसमें. जब एक फीमेल का होगा तो उसमें फीमेल के पास सिर्फ एक्स था तो एक्स क्रोमोसोम होना ही होना है. चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल हो, उसके अंदर एक सेक्स ऑफ क्रोमोसोम एक्स होगा ही होगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. स्पर्म आर ऑफ टू काइंड्स. One kind has an X chromosome and other Y chromosome. ओके, जो स्पर्म होते हैं, मैंने बताया स्पर्म के पास दो स्पर्म है तो दोनों में डिफरेंट दोनों में ज़रूरी नहीं है कि दोनों में एक किसी में एक्स है और एक में वाई होगा, है ना. वो डिफरेंट हो सकता है कि दोनों हमने लिया दोनों में एक्स हो, दोनों हमने लिया दोनों में वाई हो. ओके, तो दोनों हो सकता है. लेकिन एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में मेल के अंदर दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई. मतलब लड़का होगा कि लड़की होगी, ये जो है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल फादर का जो स्पर्म होता है, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर फादर का एक्स सेक्स ऑफ क्रोमोसोम फीमेल के गेमेट से फ्यूज़ करता है तो वो लड़की होगी. अगर फादर का वाई सेक्स ऑफ क्रोमोसोम फीमेल के गेमेट से फ्यूज़ करता है तो लड़का होगा. ओके, व्हेन स्पर्म containing X chromosome fertilize the egg, the zygote would have 2 X chromosome. अब स्पर्म के पास अगर X क्रोमोसोम है स्पर्म के पास और वहीं फर्टिलाइज किया तो ऑलरेडी जो फीमेल गेमेट था उसके पास तो एक X क्रोमोसोम था ही, दोनों मिलके XX बन जाएंगे जो कि एक फीमेल को इंडिकेट करता है. ओके, एंड डेवलप इनटू अ फीमेल चाइल्ड. इफ स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म के पास वाई क्रोमोसोम है और फीमेल के पास तो एक्स है तो फीमेल के क्या बन जाएगा एक्स और वाई. अगर वो फर्टिलाइज कर रहे हैं तो जाइगोट जो बनेगा वह जाइगोट डेवलप करेगा एक मेल चाइल्ड में. आई होप आपको समझ में आएगा. इस डायग्राम को आप देख के ईजिली समझ सकते हो. ये फीमेल है, इसका जो गेमेट है वो तो एक्स है, सिर्फ यहाँ पे भी गेमेट है एक्स है. अगर मेल का स्पर्म जो कैरी कर रहा है एक्स क्रोमोसोम को तो ये दोनों मिलके एक्स हो जाएगा. फिर ये इससे जो बनेगा बेबी वो बनेगा वो होगी फीमेल. और अगर वाई कैरी कर रहा है कोई स्पर्म तो फिर इससे बनने वाला जो चाइल्ड होगा वो होगा मेल. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये तो हमने पढ़ लिया. देखते हैं आगे क्या है. नाउ यू हैव नो डैट the sex chromosomes of the father determine the sex of an unborn baby. ओके, मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो फादर होता है वही उसका उसी के ऊपर डिपेंड करता है. उसके मतलब मेल के स्पर्म पे ही डिपेंड रहता है कि लड़की होगी या फिर लड़का, है ना. वो जो बच्ची है वो जो चाइल्ड है वो क्या है, बेबी है या फिर वो जो मतलब एक्चुअली बेबी जो है वो क्या है, वो मेल है या फिर फीमेल है. ओके, द बिलीफ दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी completely रॉन्ग एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्टिफाइड. मतलब ये तो हमने देखा है, हमने सुना भी है कि हमने मूवी में भी इसको देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि
अगर लड़की नहीं हो, अगर कोई है वुमेन है, उसकी सिर्फ लड़की हो, बस लड़की ही हो रही है, तो फिर क्या कहते हैं कि दूसरा शादी कर लो, इससे सिर्फ लड़की हो रही है, दूसरा शादी कर लोगे तो फिर शायद चांस है कि लड़का हो जाए। मतलब कैसे पॉसिबल है? दुनिया में जितने भी औरतें हैं सब के सब, अगर औरत है, औरत से तो शादी करेगा ना बंदा, तो अगर औरत है तो फिर उसके पास जो भी गेमेट आएगा वो एक्स और एक्स ही होगा। एक्स और वाई तो हमारे पास है ना, वाई तो मेल के पास है ना। जब वाई उसके साथ फ्यूज़ करेगा तो बॉय होगा, बॉय चाइल्ड होगा। तो इसमें फीमेल का क्या ही मतलब है? फीमेल को इसमें ब्लेम करना बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ओके, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। अब तक हमने एडोलेसेंस से लेके अब तक जितना भी पढ़ा हमने, है ना, उसमें कहीं ना कहीं सेक्स हार्मोन का ही हमने सबसे ज़्यादा बातें की है। ओके, अब देखते हैं कि हार्मोन जो हैं वो सेक्स हार्मोन से भी, इससे अलग क्या क्या हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज़ होते हैं। ओके, इस चीज़ को क्लियर करते हैं। द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस। अभी ये चीज़ तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है भैया। देखते हैं आगे क्या है। एंड ओवरी टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। बिल्कुल, ओवरी भी प्रोड्यूस करता है अपना हार्मोन। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ अटैच टू द ब्रेन। बिल्कुल, मिड पार्ट में होता है ना। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरी, देयर आर अदर इंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड, पेंक्रियाज एंड एड्रेनल्स ग्लैंड। ओके, देखिए ये हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये है थायराइड ग्लैंड, इस चीज़ को समझना है। ये है थायराइड ग्लैंड। जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वो किडनी के जस्ट ऊपर अटैच रहता है ऐसे, है ना। ये डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है उसी ट्रैक पे ये मिलेगा आपको पेंक्रियास। बाकी इसके बारे में तो हमने भर भर के पढ़ा, इसमें तो कोई कमी है नहीं। देखते हैं बाकी जो ग्लैंड्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है, वो क्या करते हैं। ओके, पहली एंड भुजो एंड पहली हेड वंस visited their aunts who was a doctor and remembered that a boy named Kaka had a very big and belonging throat। मतलब उनका जो है ये थ्रोट है वो फैल रहा है। ओके, their aunts had told them that Kaka was suffering from goiter। उनके जो भी काका है वो goiter से मतलब जूझ रहा है। ओके, a disease of the thyroid gland। Kaka's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine। जो थायराइड ग्लैंड हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, हमने यहाँ पे देखा था थायराइड ग्लैंड, ये वाला ग्लैंड अगर ये थायरोक्सिन नहीं बनाएगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर थायराइड हो जाता है। मतलब ये जो है ग्लैंड जो है थोड़ा सा फैलने लगता है। इसका रीज़न है, अभी देखते हैं अगर इसमें लिखा है कि नहीं। ओके, their aunts also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin, okay, in sufficient quantity। okay, और एक पर्सन है जिनको डायबिटीज़ है। क्यों है? क्योंकि पेंक्रियाज बनाता है इंसुलिन भी एक हार्मोन है। वह अगर इंसुलिन अगर बैलेंस अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रहा है तो फिर ब्लड के अंदर जो फूड होता है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। जो ब्लड के अंदर जो शुगर होता है, जो ग्लूकोज होगा, उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे कहते हैं डायबिटीज़। ओके, भुजो एंड पहली then asked their aunts about the adrenal glands which are also show in the chart hangs। okay, जो डॉक्टर के पास जाने के बाद चार्ट जो लगा रहता है ना, ब्रेन वगैरह का, हैंड का, बाकी सारे, तो उसी में उन्होंने देखा था ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। द आंट्स टोल्ड देम दैट adrenal glands secrete hormone which maintain the correct salt balance इन द बॉडी, इन द ब्लड। ओके, तो सॉल्ट को बैलेंस करता है एड्रेनल ग्लैंड। ओके, एड्रेनल आर आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन
एड्रेनलिन, है ना. इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, है ना, एम्ब्रेस्ड एंड वॉरिड, है ना. मतलब बहुत कोई फंसा पड़ा है या फिर गुस्से में है ना, तो उस टाइम पे ये उसको मेंटली जो स्ट्रेस होता है उसको बैलेंस करता है एड्रेनलिन. ओके, एड्रेनलिन. ओके. थायराइड एंड adrenals secrete their hormones when they receive order from pituitary. Oh my, मतलब पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है. ओके, यूँ ऑर्डर करता है थायराइड को, है ना, थायरोक्सिन बनाओ. यूँ ऑर्डर करता है एड्रेनलिन को, एड्रेनलिन बनाओ, है ना. पिट्यूटरी also secrete growth hormone which is necessary for normal growth of a person. ओके, पिट्यूटरी और क्या कौन सा हार्मोन को सेक्रेट करता है? ग्रोथ हार्मोन, है ना. ग्रोथ हार्मोन जो नॉर्मल जो होता है पर्सन, उसकी बॉडी में ग्रोथ जो है वो होती रहती है. तो ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट के लिए भी, मसल्स बिल्डिंग के लिए, है ना. तो ये भी पिट्यूटरी ही रिलीज़ करता है. ओके, थोड़ा ये इस टॉपिक को समझ लेते हैं. रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स. ओके, ये तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग. ओके, जो इनके अंदर ड्रास्टिक चेंज आता है लाइफ, उनके लाइफ में, उस चीज़ को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 the stage of life history of milk moth. Similarly the tadpole passes through certain stage become a frog, है ना. तो जो tadpole होता है वो एक्चुअली एक फिश होता है, क्योंकि उसके अंदर विंग्स होते हैं, है ना, और वो उसके पास गिल्स होता है. दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. ये हमने अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस क्या होता है ना. लार्वा से फ्रॉग बन जाने जो बनता है उसके अंदर कितना ज़्यादा चेंज, मतलब एक फ़िश थी, फिश जो है वो एक उसके पास उसका गिल्स जो है अब उसके अंदर लंग्स आ गया, तो इतना ज़्यादा चेंज आना है ना. इस तरह के चेंजेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. जो मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट के अंदर होता है ये भी हार्मोन की वजह से ही उनके बॉडी में इतने सारे चेंजेस. अभी हमने पढ़ा बिना हार्मोन के चेंजेस पॉसिबल नहीं है ना. हमारे बॉडी में भी जो चेंजेस आ रहे हैं वो हार्मोन ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आता है इसमें भी हार्मोन ही इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल बाय थायरोक्सिन. ओके, कहाँ से बनता है ये? थायराइड से. ओके, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड. ओके, थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. ओके, और थायरोक्सिन कब बनता है? जब वाटर में क्या हो, मतलब क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए. अगर आयोडीन है वाटर में तो थायरोक्सिन बनेगा. ओके, इफ द वाटर इन विच tadpole आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द tadpoles कैन नॉट बिकम एन एडल्ट, है ना. अगर वाटर, जिस वाटर में टैडपोल है, अगर उस वाटर में आयोडीन है ही नहीं, तो जब आयोडीन नहीं तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा. जब थायरोक्सिन हार्मोन ही नहीं बनेगा तो उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे नहीं. वो फिश था, वो फिश रह के ही अपने पूरे लाइफ को ख़त्म कर लेगा. ओके, वो कभी टैडपोल से फ्रॉग नहीं बन पाएगा. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चीज़ को आप लोग खुद से पढ़ सकते हो. ये कोई इसमें कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है. आप सब पढ़ सकते हो कि हाँ ठीक है, इस एज में जो द एज ऑफ एडोलेसेंस होता है, इस एज में बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट का ग्रोथ होना, है ना. तो ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं इस टाइम पे थोड़ा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, खाने होने पे ध्यान देना चाहिए. ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. जय हिंद, जय भारत.